परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या तू आसमान देखता है। चलिए, न्यू ब्राइट वे में इसी के साथ आप सभी का स्वागत है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने इसमें ये समझा था कि विद्युत प्रेरण क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इसी के ठीक आगे और प्रेरण को भी जाना था कि प्रेरण क्या होता है। आज हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट उसका ठीक विद्युत चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं जिस किसी क्षेत्रफल से गुजरती हैं तो उसी की माप को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। लेकिन इसको हम लोग लिखने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जिस तल से गुजरती हैं तो इस तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द, ये ग्रीक भाषा का शब्द है फाई, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है तथा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, यह एसआई मात्रक है। तो जो वेबर है वो एसआई है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब इसको यदि हम फॉर्मुलेटेड करें या फिगर के माध्यम से देखें तो मान लेते हैं ये कोई एक तल है और इस तल से गुजरने वाली, इस तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये इस तल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ऐसे, ये सिर्फ क्रॉस हो रही है तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या
किसी तल से पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो तीर से दिखाई गई हैं और ये एक तल दिखाया गया है ये वाला, तो P Q R S एक तल है जिसका क्षेत्रफल A है और ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र को डिसाइड करती हैं, वो B है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी दिखाती हैं। तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स ये आपका फाई बराबर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र गुणे, तो चुंबकीय क्षेत्र गुणे ये जो भी आप लेंगे उसका क्षेत्रफल, कुंडली लेंगे तो लिख देंगे कुंडली का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल वो भी अविलंबवत काउंट किया जाता है। तो फाई इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, इसको ए से लिखते हैं, तो फाई इक्वल टू बी ए। यदि ये कोई कोण बना रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र से कोई तल है, यदि वो कोई कोण बना रहा है थीटा, तो उस केस में यदि यहां पे नोट करें, यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण बनाए, तब उस समय फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तब ये हो जाता है। और इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है या चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या होती है, उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अब इसमें इसके मात्रक अन्य भी हैं, एक तो एसआई मात्रक वेबर है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसमें मात्रक हैं, जरा सा उसको निकालते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के अन्य मात्रक, अब इसमें एक तो एसआई मात्रक इसका वेबर हो गया, तो यहां पे लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के अन्य मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स के अन्य मात्रक आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, फाई इक्वल टू होता है बी ए, ये होता है। अब इसमें यदि फाई इक्वल टू बी ए है और यहां पे यदि आप कॉस थीटा भी ले लें, तो यहां दो सिचुएशन बनती है। एक तो वो जब थीटा इक्वल टू 90 हो, दूसरा वो जब थीटा इक्वल टू 0 हो। देखिए, थीटा इक्वल टू यदि 90 है तो उस केस में चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान अधिकतम होगा। लेकिन यदि 0 है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और उस कुंडली के तल के बीच में समांतर है, तो उस केस में फाई का मान 0 होगा। तो अधिकतम वाला जो होता है, अधिकतम मान, वो फाई इक्वल टू बी ए ही होता है। इस तरीके से अब इसके मात्रक निकालें, तो फाई इक्वल टू बी ए। अब इसमें b के मात्रक भी निकाल सकते हो यहां से। तो b का मात्रक क्या होता है? f इक्वल टू पढ़ाया गया था आई बी एल साइन थीटा। तो यहां से b का मान निकालें, तो b इक्वल टू हो जाएगा f अपान आई एल। इनकी वैल्यू लगा दें यहां पे, तो फाई इक्वल टू f अपान आई इंटू एल इंटू ए। अब L जो होता है, एक इसका कट जाएगा। देखिए, फाई इक्वल टू क्षेत्रफल है, तो F इंटू आई इंटू एल, तो ये L इंटू बी होगा, तो AL कट जाएगा। तो उस केस में
फाइव इक्वल टू एफ इंटू बी चौड़ाई बटे आई। अब इसके मात्रक जब लेंगे तो बल का मात्रक हो जाएगा, नोट करा जाए, बल का मात्रक हमारा बन जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन हो जाएगा बल का मात्रक, बी चौड़ाई होती है तो इसको मीटर से ही लोगे, तो मीटर अपॉन नीचे धारा है तो एम्पियर, एम्पियर। तो एक मात्रक तो इसका ये आया न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। इसी को ही वेबर भी कहते हैं, इसी को वेबर कहा जाता है। और साथ में आप इससे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी निकाला जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, एक तो ये भी इसका एसआई मात्रक ही है और ये भी इसका एसआई मात्रक है। अब हम लोग इसी की मदद से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है तो ये बी कैलकुलेट करिए, बी इक्वल टू फाइव अपॉन ए बटे में आ जाएगा। और अभी अभी हमने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, तो वेबर इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो वेबर अपॉन मीटर का स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो इससे हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के आगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स के आगे जो है स्टार्ट। चलिए अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति से विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए इसके पहले हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण पड़ा था। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण से भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कब? जब चुंबकीय क्षेत्र में चालक में गति हो। तो कहने का मतलब यह है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर चीज नोट नंबर 1, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। अब बात आती है कि कौन से वो दो प्रकार हैं। तो पहला इसमें जो है आपको कल बताया था, जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके, तो एक तो है जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके, और दूसरा तब हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी मैग्नेटिक फील्ड में चालक की सापेक्ष गति के कारण। तो इसको दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जहां पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वहां पे भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा,
अर्थात विद्युत वाहक बल यहां पे भी उत्पन्न होगा। मेन चीज यही है, तो विद्युत वाहक बल ये, तो ये आपका विद्युत वाहक बल यहां पे उत्पन्न करेगा। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इससे भी उत्पन्न किया जाता है, और विद्युत वाहक बल यहां पे भी उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत वाहक बल। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ईएमएफ, तो ईएमएफ उत्पन्न करने के दो तरीके हैं हमारे पास, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। ये वाला कल आपको बताया जा चुका है, ये मैं बताने जा रहा हूं सेकेंड पार्ट इसका, कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक सापेक्ष गति के कारण, तो चालक की सापेक्ष गति के कारण भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यदि हमारा सर्किट क्लोज्ड है, तो वहां से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ऐसे ही हाल यहाँ का है। अब इसमें कैसे उत्पन्न होगी उसको लिखेंगे। तो यहां पे सेकेंड पॉइंट को हम लिखते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र बी या चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत कोई चालक गति करता है, और ब्रैकेट में लिख लो बगैर चुंबकीय फ्लक्स के, बगैर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के, इसी में यहीं पे लिख दे रहा हूं परिवर्तन के, यानी कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बगैर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के जब किसी चुंबकीय क्षेत्र बी या चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत कोई चालक गति करता है बगैर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, तो भी उस चालक में विद्युत वाहक बल, ये ध्यान रखना है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा आई बहने लगती है। यदि परिपथ मतलब सर्किट बंद है तो। लेकिन इसमें एक चीज विशेष ध्यान देने की है कि अविलंबवत गति होनी चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए अविलंबवत गति करेगा, तब वहां पे भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब ही होता है विद्युत वाहक बल का उत्पन्न करना। यदि ईएमएफ प्रोड्यूस कराया जा रहा है तो इसके मतलब वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का काम हो रहा है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसमें काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इसका।
ये फैराडे ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संबंधी दो नियम निकाले। तो फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है उनकी संख्या 2 है। पहली चीज तो प्रथम नियम, और इन्होंने ये अपना प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंटल निकाला है। तो प्रथम नियम, तो इसका जो फर्स्ट लॉ है प्रथम नियम, ये इन्होंने बताया है कि यदि किसी बंद परिपथ में, यदि किसी बंद परिपथ, परिपथ मतलब सर्किट, यदि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, नंबर 1। और दूसरी बात ये बताइए, नोट में लिखिए, और यह विद्युत वाहक बल तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन शून्य हो तो विद्युत वाहक बल का मान भी शून्य हो जाता है। ध्यान रखना है, शून्य हो जाता है। ये बात प्रथम नियम में अपनी बताई इन्होंने। जैसे ये कोई सर्किट है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई गई है, केवल इसमें एक गैल्वेनोमीटर डाला गया है। तो गैल्वेनोमीटर डाला गया है, नीडल रहेगी यहाँ पे। अब इसमें कोई भी परिपथ, कोई भी बैटरी टाइप का नहीं लगा, सर्किट हमारा बंद है। अब यहां से कोई मैग्नेट है जो इसके पास लाई जा रही है या दूर ले जाई जा रही है, या तो पास ले जाओ या दूर ले जाओ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन मिलता है। तो जैसे हम इसमें परिवर्तन करते हैं, चाहे तो आप इधर से कर ले, ये मैग्नेट है जैसे कि एनसीईआरटी के फिगर में बनाई गई है, ये एन पोल्स, ये साउथ पोल्स। तो कोई भी मैग्नेटिक इसके पास ऐसे चलाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जबकि इसमें टच नहीं कराते हैं। थोड़ा दूरी कर लीजिए, इसमें टचिंग नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट टचिंग किए, तो जैसे इसमें कोई बैटरी सोर्स नहीं है, सर्किट हमारा क्लोज्ड है, यदि चुंबक को यहाँ पे चलाएंगे, गति करेंगे, तो इसमें अपने आप एक करंट चलने लगती है, जिसकी वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन मिलता है। ये तभी संभव है जब इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। तो पहला नियम होगा, और ये जब तक इसमें गति होती रहती है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तभी तक ये धारा रहती है। जैसे फ्लक्स में परिवर्तन को बंद करते हैं तो उसी समय ये जो है इंड्यूस करंट का मान भी शून्य हो जाता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम, यही जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो कितना होगा उसके पे बनाया गया है। तो अब इसमें सेकेंड लॉ देखिए। तो पहला नियम वही है कि किसी भी बंद परिपथ में जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसके कारण से जो है इंड्यूस करंट यानी प्रेरित धारा बहती है। जैसे ही उसमें बंद कर देते हैं, बंद हो जाता है। अब नियम नंबर 2, फैराडे सेकेंड लॉ, क्योंकि इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंटल हैं, इन्होंने प्रयोग करके देखे हैं। नियम 2, तो दूसरा नियम इनका ये है
कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का मान उसमें फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है, ये इनका दूसरा नियम है, सेकेंड लॉ, कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का जो मान है, वैल्यू है, उसमें फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक सर्किट ले लीजिए, ये हमारा एक सर्किट है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डालिए और इसमें फ्लक्स में परिवर्तन कराएंगे यहाँ पे एक मैग्नेट के माध्यम से। तो ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसमें फ्लक्चुएशन करेंगे, तो फ्लक्चुएशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जनरेट होगा और यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा, जिसकी वजह से प्रेरित धारा बहेगी। अब इन्होंने कहा यदि हमने पहला फ्लक्चुएशन किया, पहला वाला φ1 हो और दूसरा वाला φ2 हो, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। तो बाद में मान लो φ2 है या पहला φ1 है, φ1 दूसरी बार में φ2 हो गया, तो φ1 φ2 और इसमें कुछ समय भी लगेगा, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर यहाँ पे लिखेंगे उत्पन्न विद्युत वाहक बल, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, डिनोट किया किससे किया जाता है, ई से, ई बराबर, तो यहाँ पे φ1 माइनस φ2 अपॉन टी, डेल टी। तो समय, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर मतलब टाइम। अब इसमें आगे देखिए, तो E इक्वल टू डिफरेंस, तो डिफरेंस फाई, फ्लक्स परिवर्तन को लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल टी या डेल फाई अपॉन डेल टी। तो यह है आपका सेकेंड लॉ। ये दो तीन नियम है जहां डेल फाई फ्लक्स परिवर्तन, तो ये फ्लक्स में परिवर्तन को दिखा रहा है और जो टी है वो परिवर्तन होने में लगा समय, वो टाइम को दिखा रहा है। और ई जो है ये विद्युत वाहक बल है। ई जो है आपका उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है। तो इस तरीके से यदि फ्लक्स में परिवर्तन शून्य हो, देखिए दूसरा E इक्वल टू, यदि ये परिवर्तन शून्य हो जाए, 0.t, तो E आपको ऑलरेडी शून्य हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स भी जीरो हो जाएगा। यानी फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होता रहेगा तभी तक इसमें जो है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स रहेगा, और जैसे परिवर्तन शून्य होगा तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स भी इसका सर्किट में जो जनरेट हो रहा था वो शून्य, और जब वो शून्य हो जाएगा तो प्रेरित धारा का मान भी शून्य हो जाएगा। तो ये इनका दो तीन नियम कहता है कि फ्लक्स किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान उसमें फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से अब इसमें हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे समानुपाती लगा दीजिए, समानुपाती हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा।
कांस्टेंट वही समानुपाती नियतांक होगा, तो जहाँ के जो है वो समानुपाती नियतांक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ है। चलिए एक इसमें महत्वपूर्ण नियम लेंज का नियम, लेंज लॉ कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज का नियम, इसको लेंज लॉ, लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमें क्या पहले ध्यान रखना है, वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो यहां से क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके नियम को बताते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नंबर 1, यह नियम ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन का पालन करता है। नंबर 1, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। दूसरा, यह नियम उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल की ध्रुवता मतलब पोलैरिटी को बताता है। तीसरी बड़ी बात, यह नियम उत्पन्न हुई प्रेरित धारा, जो इंड्यूस करंट है आई की दिशा, डायरेक्शन को बताता है। तो ये इसकी 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। कई बार मैंने खुद पेश किया है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि लेंज लॉ किसको फॉलो करता है, तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बता दें कि लेंज लॉ है क्या। एक बहुत विचित्र लॉ है ये, अभी इसको आप जब जान, तो लेंज का नियम क्या है, अब ये जान लीजिए। नंबर 1, लेंज के नियम को समझिए। तो यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी बंद परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वह उसी का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। तो मैंने कहा ना, ये बहुत विचित्र नियम है। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने अभी बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है, लेकिन ये निगेटिव रहता है। अब यहाँ पे जो निगेटिव चिन्ह है ये यही परिवर्तित करता है, ये जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। निगेटिव चिन्ह ये बताता है कि विद्युत वाहक बल जिसके कारण से उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। कहने का मतलब ये है, यदि फ्लक्स यानी डेल फाई में परिवर्तन को बढ़ाया जाए
तो विद्युत वाहक बल, तो E का मान, E मतलब विद्युत वाहक बल का मान घटता है तथा यदि डेल फाई यानी फ्लक्स के मान को कम किया जाए तो E का मान, विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है। तो ये हमेशा उसी का विरोध करता है जिसके कारण से ये उत्पन्न होता है। इसको और बेहतर आप पीछे के एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने एक आवेश लिया था विद्युत प्रेरण में और यहां से मैंने दिखाया था कि ऐसे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हैं जो ऐसे जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं। अब इसमें मैंने ये बताया था आपको कि इसमें कोई एक चालक है जिसमें करंट चल सकता है, उसको यहाँ पे लाया जाए, तो जबकि इसमें टच न कराया जाए, केवल उसको लाया जाए किसी चालक को, तो यदि ये पॉजिटिव एंड है तो यहाँ पे निगेटिव डेवलप होता है, ये मैंने बताया था, और इधर साइड पॉजिटिव रहता है। और तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव मतलब उसका विरोधी इसको ऑब्जेक्शन करता है। और यदि आवेश यहाँ पे निगेटिव रख दिया जाए तो जो डेवलप होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिससे उत्पन्न होता है वो हमेशा उसी का विरोध करता है जिस कारण से वो उत्पन्न होता है। ऐसे चुंबकीय प्रेरण में आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। चुंबकीय प्रेरण में मैंने आपको बताया था कि कोई ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट का मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे बहुत मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रही हैं, ऐसे ये सब जा रही हैं। अब यहाँ पे ये नॉर्थ पोल जो है, ये जो नॉर्थ पोल हमने ले रखा है और ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाए, मैं जैसे लाया था, ये पहले से अचुंबकित था, लेकिन जब इसके कारण से प्रेरणा से ये प्रेरित हो गया तो यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनता है और यहाँ पे नॉर्थ बनता है। तो बगल में हमेशा इसका अपोजिट रहता है, विरोधी रहता है, तो ये उसी का विरोध करता है जिसके कारण से उत्पन्न होता है। लेकिन यदि इसको दूर ले जाया जाए तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पास लाओगे तो यदि इसको इधर, इसकी गति इधर को कर दोगे तो ये वाला जो है नॉर्थ, तो ये नॉर्थ बन जाता है और ये साउथ बन जाता है। लेकिन यदि तुम इसे दूर ले जाओगे तो ये पोलैरिटी बदल लेता है, तो यहाँ पे साउथ बन जाता है और ये नॉर्थ बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है तुम जब दूर ले जा रहे हो तो पोलैरिटी बदल रही है तो ये खींचेगा कि आ जाओ आ जाओ, जब तुम दूर जाने लगोगे तो खींचेगा, और जब तुम इसके पास आओगे इधर को तब ये सेम कर लेता है, तो ये ढकेलेगा नहीं, भागो भागो। तो कहने का मतलब जब इसके पास आते हो तो भगाता है, दूर जाओ तो बुलाता है। तो हमेशा अपने कारण जिससे उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है, इसीलिए ये निगेटिव चिन्ह से दर्शाया गया है। ये है लेंज का नियम। और चलिए यहाँ पे इस टॉपिक को यहीं पे रेस्ट करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।